हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 का आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा देखने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म का सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। तो ये जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, हमारा पहला का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जो बिहार विभूति है किसको कहा जाता है? तो वह अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो यह जो स्थापित की गई है यह मुजफ्फरपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ठीक है, काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वह नवादा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो एशियाई देश जो है लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? वह है बेरूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेरूत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारनाथ में, सारनाथ से शुरुआत किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो स्थल है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? तो वह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य जो थे वो किसकी भक्ति को प्रचार किए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था, पूरा किया गया था? ठीक है, कुतुब मीनार जो बना था वो कौन पूरा करवाया था कार्य को? तो वो जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी थे उनकी राजधानी का नाम क्या था? तो उनकी जो राजधानी का नाम था वो रायगढ़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? तो जो आरंभ किया था वो साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था कौन था? तो वह था कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है?
तो पूगा घाटी जो है वो कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है जो गंगा की सहायक नदी है, तो वह है सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। तो कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो पूर्वी मध्य रेलवे जो का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो वह है हाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। जो ऑपरेशन फ्लड है वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वह है दूध उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरित क्रांति के जनक हैं, तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि भारत में किसे कहा जाता है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, भारत में इसे किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, तो वह 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी कहाँ है ये बताना है। ठीक है, तो सीरिया की राजधानी जो है वो दमिश्क है। ठीक है, दमिश्क, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कितने करेक्ट हो रहे हैं आपके हमें कमेंट्स करके बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है ये बताना है। तो जो म्यांमार की मुद्रा है वह कयात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। तो जो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है ये बताना है। तो कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है लेबनान की राजधानी है, तो जो लेबनान की राजधानी है वो बताना है। ठीक है, तो कमेंट्स करिए। तो लेबनान की राजधानी कौन सी है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, तो वह जो अधिकार देता है वह राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है
कि डॉट डॉट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग वाला गेंडा सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह हो जाएगा काजीरंगा में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हमें कमेंट्स कर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला पर्व सामा चकेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो जो सामा चकेवा है विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बोल रहा है कि बिहार के किस चित्रकला शैली को सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? तो सर्प चित्रकला जो कहा जाता है वो मंजूषा कला को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है कि प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया का जन्म बिहार के किस जिले में या किस स्थान पर हुआ था? तो बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी डुमरांव बक्सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा शामिल है, वो कौन सी है? तो वह हो जाएगी मैथिली। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो जब चल रही है तो वह गतिज ऊर्जा से युक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा है मनुष्यों में निषेचित अंडा निम्न में से किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो गर्भाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, तो स्वचालित रूप से क्या होती है ये बताना है। ठीक है, तो जो क्या होती है परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है सूर्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोल रहा है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रेमो जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो लंबे रोमो जैसे भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए आवर्धन का क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा ब्राउजर को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा ब्राउजर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलुक। आउटलुक ब्राउजर को प्रदर्शित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है कि निम्न में से कौन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है तो वह है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो धातु है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बोल रहा है कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? जो फ्लोएम है वो किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोजन के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जाइलम जो होता है वो जल के लिए होता है। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है। तो जो ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो ऊपर होता है संपीड़न, ठीक है। 44 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है। तो पानी जो है वो तत्व नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी पानी जो है तत्व नहीं है। कॉपर एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है और हीलियम एक तत्व है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बर्मिंघम में आयोजित 21वें पुलिस एवं अग्निशामक खेल 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये बताना है कि भारत का स्थान जो है वो कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है, ठीक है। तो उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोल रहा है कि 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ये बताना है, ठीक है। तो टोटल 2 जीते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्क जो जागरूकता दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है। तो जो लीला अबुलेला है वो किस देश के हैं ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है सूडान की रहने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बोल रहा है ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कालनेमी में शुरुआत की गई है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बोल रहा है कि हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार क्वालिफाई किया है तो कौन सी टीम की है। तो वह हो जाएगी इटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बोल रहा है 11 जुलाई 2025 को रक्षा अनुसंधान संगठन ने किस राज्य में अर्थ मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जो अर्थ मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो किस राज्य में ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उड़ीसा में इसका किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बोल रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की पहली महिला CEO कौन चुनी गई है। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन चुनी गई है ये बताना है। तो वो हो जाएगी प्रिया नायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है कि गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो जो गज मित्र योजना है वो असम राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बोल रहा है कि यूपीआई को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है। तो यूपीआई को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश बताना है। ठीक है, 8वां देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बोल रहा है कि तालिस्मान सेबर, ठीक है, तालिस्मान सेबर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने डॉट डॉट बार भाग लिया है, मतलब कितनी बार भाग लिया है ये बताना है। ठीक है, तो पहली बार भाग लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बोल रहा है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में जो है भारत का कौन सा स्थान रहा है ये बता। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बोल रहा है कि भारतीय मूल के सबीर खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो एप्पल कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बोल रहा है कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है। तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वो RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बन गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बोल रहा है यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए कितने दिनों के भीतर RTO को सूचित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बोल रहा है कि एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। तो वह लागू जो होता है कि वह वाहन में किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता लाइसेंसधारी प्रशिक्षक को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बोल रहा है कि एक नए BS16 वाहन BS-VI वाहन के लिए खरीदे जाने की तारीख से प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र यानी कि PUC की आवश्यकता कब तक होती है, कब होती है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बोल रहा है कि क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है। तो हाँ, यह पूरे भारत में वैध होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बोल रहा है कि यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी को किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या परिणाम हो सकता है। तो इसका जो परिणाम हो सकता है तो वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है और या उसे कारावास हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोल रहा है कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो उसे नवीनीकृत कराने के लिए क्या प्रक्रिया होगा। तो आपको फिर से ड्राइविंग प्रमाणिता परीक्षा देनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बोल रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग
यानी कि 18 वर्ष से कम हो, वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो किसे जिम्मेदार माना जाएगा? ठीक है, किसे जिम्मेदार माना जाएगा? तो वाहन के मालिक या नाबालिग के अभिभावक को, और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बोल रहा है कि अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी का वाहन शामिल कराने की प्रक्रिया क्या है? तो नई श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना और फिर उस श्रेणी के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बोल रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP के संबंध में क्या नियम है? तो प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षरों और आरबी अंकों में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोल रहा है कि जब आप एक डीलर से एक नया वाहन खरीदते हैं तो वह आपको कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है जो प्रमाणित करता है कि वाहन सभी सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करता है? तो कौन सा करता है? फॉर्म नंबर 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बोल रहा है कि एक निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? तो सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बोल रहा है कि आगे शंकरा पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेत है? तो किस प्रकार की यातायात संकेत है? तो चेतावनी का संकेत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बोल रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है? तो धारा 129 का उल्लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बोल रहा है किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो वह जो जारी करता है आरटीओ करता है। ठीक है, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बोल रहा है कि सड़क पर लगातार खींची गई पीली रेखा का क्या मतलब है? तो जो सड़क पर लगातार पीली रेखा खींची जाती है उसका क्या मतलब होता है? तो इस रेखा पर ओवरटेक करना मना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बोल रहा है कि हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, यह संकेत आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ठीक है, तो यह जो पाया जाता है वह अस्पतालों और स्कूलों के पास। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बोल रहा है कि यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है? ठीक है, तो वह जो है अच्छा सामरी कानून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अच्छा सामरी कानून। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बोल रहा है कि वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर शुरुआत में कितनी होती है? तो जो शुरुआत में होती है वो 2 वर्ष की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बोल रहा है कि यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? यातायात के बाद यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है ये बताना है। ठीक है, तो लाल बत्ती के जो नीचे जलती है वह हो जाती है हरी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बोल रहा है कि ओवर स्पीडिंग निर्धारित गति से तेज चलना। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत एक
अपराध है तो धारा 183। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। चलिए, बोल रहा है कि वाहन में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है। तो जो वाहन में थर्मोस्टेट होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है ये बताना है। तो उसका मुख्य कार्य इंजन के तापमान को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बोल रहा है कि एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर से निकलने वाले नीले या सलेटी धुएं का आमतौर पर क्या मतलब होता है वो बताना है। तो इंजन ऑयल कंबक्शन चैम्बर में जल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। बोल रहा है कि एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है। तो जो मुख्य लाभ है, अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है जिससे स्टीयरिंग पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बोल रहा है कि वाहन में लगे फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, वाहन में लगे फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अत्यधिक करंट जाने पर उसे तोड़कर उपकरणों को नुकसान से बचाना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बोल रहा है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर आरपीएम का क्या मतलब होता है। ठीक है, आरपीएम का क्या मतलब होता है। तो वो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बोल रहा है कि गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ती है। कौन सा पुर्जा दोनों पहियों को अलग अलग गति से घूमने देता है। तो कौन सा पुर्जा होता है ये बताना है। ठीक है, तो वो पुर्जा होता है डिफरेंशियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। बोल रहा है कि समय के साथ इंजन ऑयल की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्यानता पर यह कम हो जाती है, तेल पतला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पेट्रोल और डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है। पेट्रोल और डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है ये बताना है। तो ये होता है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बोल रहा है कि कैटालिटिक क्वार्टर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। बोल रहा है कि यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक क्लिक की आवाज आती है लेकिन इंजन नहीं घूमता तो संभावित समस्या क्या है ये बताना है। तो बैटरी बहुत कमजोर है या स्टार्टर मोटर की में समस्या है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बोल रहा है कि यदि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो संभावित कारण है पहिए का संतुलन सही न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बोल रहा है कि वाहन में एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है। तो अचानक ब्रेक लगाने पर यह पहिए को लॉक होने से रोकता है जिससे स्टीयरिंग नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बोल रहा है कि वाहन के डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब है।
तो जो चेक इंजन लाइट जलने का मतलब होता है कि इंजन उत्सर्जन या सेंसर सिस्टम में कोई संभावित समस्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। बोल रहा है कि डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो केवल हवा का उच्च दबाव और तापमान का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बोल रहा है कि नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन क्यों करवाना चाहिए? क्यों करवाना चाहिए? टायरों का एक समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए, जिससे उनकी उम्र बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बोल रहा है कि वाहन के फ्यूज बॉक्स में फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? तो जो फ्यूज का उद्देश्य होता है विद्युत सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने वाले नुकसान से बचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बोल रहा है कि ब्रेक लगाते समय तेज चीखने या घिसने जैसी आवाज आना आमतौर पर किस बात का संकेत है? ठीक है, किस बात का संकेत है? तो ब्रेक पैड घिस चुके हैं, उन्हें बदलने की जरूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बोल रहा है कि ट्रांसमिशन फ्लूइड का क्या कार्य है? तो जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है उसका क्या कार्य है? तो गियर बॉक्स को चिकनाई देना, ठंडा करना और गियर सॉफ्टिंग में मदद करना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 99 कि कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है? तो एसी में रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है ये बताना है। ठीक है, तो ये होता है केबिन की हवा से गर्मी को सोख कर उसे बाहर निकालना रेफ्रिजरेटर का काम होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और सेट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन। बोल रहा है कि अगर इंजन सामान्य से अधिक गर्म हो रहा है तो इसका एक संभावित कारण क्या नहीं हो सकता है? तो क्या एक संभावित कारण नहीं हो सकता है? तो फ्यूल फिल्टर का जमा होना यह संभावित कारण नहीं हो सकता है। कूलेंट का स्तर कम होना हो सकता है। रेडिएटर फैन का काम न करना हो सकता है। थर्मोस्टेट का खराब होना हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूल फिल्टर का जमा होना ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक प्राप्त होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।